नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की खबरों की होगी। बात सागर की कर लेते हैं, जहां सागर के बीना में 1000 बिस्तरों वाला अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इसे कोरोना के खिलाफ प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा प्रयास माना जा रहा है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी ली, जिसमें 25 मीट्रिक टन क्षमता के ऑक्सीजन रिफिलिंग स्टेशन को स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एमपी अब ऑक्सीजन की उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने ये भी बताया कि 1000 बिस्तरों की क्षमता वाले इस सेंटर को 300 बिस्तरों के साथ 25 मई तक शुरू कर देंगे। प्रसन्नता की बात यह है कि यहाँ की जो ऑक्सीजन थी उसका टेस्ट हो गया और मेडिकली यूज के लिए वो परफेक्ट है, मरीजों के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त है। तो ये अस्पताल का हमारा फर्स्ट फेज 25 मई तक उपचार करना प्रारंभ कर देगा। केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन की देश में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बाद मध्य प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है। इसके मद्देनजर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भोपाल में बैठक की। इस दौरान प्रधान ने कहा कि मैग्नीज ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से प्रदेश के 5 जिलों में 350 बेड के कोविड केयर सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटरों में सभी बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय संस्था मध्य प्रदेश को 350 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध कराएगी। बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि मध्य प्रदेश को 50 वेंटिलेटर की भी उपलब्धता कराई जाएगी। ये वेंटिलेटर अस्पतालों को मांग के अनुरूप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिना ओमान रिफाइनरी के सहयोग से बन रहे अस्थायी अस्पताल में 25 मई से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 200 बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 95 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़े प्लांट के लिए आइनॉक्स, लिंडे और गेल से भी बातचीत की जा रही है। और देश में महामारी के हालात को देखते हुए अगले 4 से 5 महीने में तीसरी लहर आने के कयास लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इससे निपटने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विशेषज्ञों की कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि प्रदेश सरकार अभी से तीसरी लहर को लेकर तैयारी शुरू कर रहा है। सरकार का पूरा ध्यान संसाधन जुटाने पर है। प्रभुराम चौधरी से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश हाहाकार में है और तीसरी लहर की आशंका ने जो है कहीं ना कहीं लोगों को चिंतित कर रखा है और कई राज्यों ने तीसरी लहर को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश की क्या कुछ तैयारी है तीसरी लहर को लेकर? हमारे साथ प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मौजूद है। सर, दूसरी लहर का कहर हमने देखा 1 महीने से लगातार प्रदेश के अंदर अस्पताल, ऑक्सीजन बेड, दवाइयों की ये तमाम तस्वीरें सबके से नहीं छुपी थी, पर लेकिन ऐसे में तीसरी लहर की आशंका एक बार फिर से क्या तैयारी, क्या कुछ आशंका, आपको क्या कुछ जानकारी अभी तक मिली है? सरकार ने तीसरी लहर के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए आप देख रहे हैं कि लगभग 100 संयंत्र ऑक्सीजन के प्रदेश के अंदर अस्पतालों में लगाने के आदेश दिए गए हैं और 8 जिलों में तो ऑक्सीजन जो प्लांट हैं वो बनकर भी तैयार हो गए हैं। कई जगहों पर अभी हमारे इस वीक में, सेकेंड वीक में, मई के सेकेंड वीक में बनकर तैयार हो जाएंगे। कुछ जिलों में थर्ड वीक ऑफ मई में बनकर तैयार हो जाएंगे, कुछ जून में तैयार हो जाएंगे। और जो प्राइवेट अस्पताल भी अगर जो ऑक्सीजन के संयंत्र अगर लगाएंगे तो उनको भी सब्सिडी दी गई है जिससे कि वो भी लगाएं। सर, एक बात कही जा रही है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी और खासकर अगर बात किया जो पहली लहर बुजुर्गों को, दूसरी लहर हमने देखा कि युवाओं को, और तीसरी लहर बच्चों के लिए बड़ी चिंतादायक जो तस्वीर है, जो आशंका डॉक्टर्स, वैज्ञानिक जो जता रहे हैं।
अब इसके लिए विषय विशेषज्ञों से हम लोग बातचीत करेंगे, जो भी वैज्ञानिक हैं उसमें और क्या किया जा सकता है उसके आधार पर फिर हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। निश्चित तौर पर तीसरी लहर को लेकर देश और दुनिया के लोग सतर्क है, मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है और प्रभुराम चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो भी विशेषज्ञ होंगे उनसे राय शुमारी करेगी और तीसरी लहर के बचाव को लेकर सरकार जो है अभी से तैयारी में जुटी है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर डंडौतिया, IBC 24 भोपाल। और अब बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस नेता सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल के साथ निगम आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि दुकानों को रोजाना 12 बजे तक खुलने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान जल कर और संपत्ति कर को माफ करने की मांग भी की। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वो सभी बीजेपी नेताओं की चापलूसी कर रहे हैं, जबकि उन्हें जनता के हित में काम करना चाहिए। वहीं निगम आयुक्त का कहना है कि कांग्रेस की कई मांगे भोपाल स्तर की है, जिसका फैसला आला अधिकारी करेंगे। 2 महीने संपत्ति कर, स्वच्छता कर में कटौती करना चाहिए, ताकि एक रिलैक्सेशन शहर के नागरिक को महसूस हो कि कोरोना के एक संक्रमण काल में जब आय के साधन सब प्रतिबंधित हो चुके, ऐसे समय नगर निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से ये सुविधा शहर के नागरिक को मिलना चाहिए। तो बाकी चीज़ों को सस्पेंड किया जाए, तो उस संबंध में निर्देश जो भी है, जो ये ज्ञापन है, जो कि माननीय ये भोपाल स्तर के ज्ञापन है, इनको मैं भोपाल स्तर प्रेषित कर दूँ। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों को तत्काल अस्पताल में बेड मिल सके, इसके लिए सरकार ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। 9407299563 नंबर एक बार फिर से आप सुन लें, 9407299563 जारी किया है। इस नंबर को मोबाइल की फोन लिस्ट में सेव करने के बाद व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज में केवल हाई लिखना है, HI लिखकर सेंड करना होता है। इसके बाद इसमें सभी जिलों के नाम के साथ एक कोड लिस्ट आती है। कोड लिस्ट टाइप करने के मैसेज करने पर सार्थक ऐप खुल जाता है। इस पर जिले के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध बेड की स्थिति के बारे में जानकारी रहती है, लेकिन शासन द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था में सरकारी अस्पताल लिस्ट में नहीं है। मध्य प्रदेश में अब कमजोर वर्ग और प्रवासी मजदूर परिवार को 5 महीने का राशन निःशुल्क दिया जाएगा। इस राशन वितरण में पात्रता पर्ची की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान हो रही किसी भी तरह की परेशानी को अफसरों को तत्काल दूर करना होगा। राशन देने में लापरवाही बरतने पर जिम्मेदार अफसरों पर गाज गिरेगी। इस मामले को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने अफसरों को निर्देश दिए कि कमजोर और प्रवासी मजदूरों के परिवार को निःशुल्क राशन दिया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण अधिकतर लोगों को रोजगार उनके बंद है। ऐसे हालात में कोई भी नागरिक खाद्यान्न की कमी के कारण भूखा ना रहे, इसलिए सहकारी समितियां प्राथमिकता के आधार पर ईमानदारी से खाद्यान्न वितरण करें। वहीं बुजुर्गों के घर तक निःशुल्क राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। मध्य प्रदेश में अब कोरोना काल में अब बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राज्य सरकार ने कोरोना योद्धा मान लिया है। सरकार ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब इन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल कर लिया गया है, जिसका अब इन सभी को लाभ मिल सकेगा। बिजली विभाग के कर्मचारी इस महामारी में 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें यह दर्जा नहीं दिया गया था। लेकिन रविवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसकी घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि बिजली विभाग के अधिकारियों को और कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को भी कोरोना योद्धा मान लिया गया है। कोविड, हाँ, उनको हमने उसका कोरोना योद्धा मान करके उनके आदेश जारी हो गए हैं और वो अच्छे से जो काम कर रहे हैं और करें। पूरा शासन उनके साथ है, मैं उनके साथ हूँ। जबलपुर के गैलेक्सी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से 5 कोरोना मरीजों की मौत के 16 दिन बाद भी प्रशासन की जांच पूरी नहीं हुई। इस दौरान जब प्रशासन ने गैलेक्सी अस्पताल प्रबंधन से 25 लाख रुपए दान में लिए, तो प्रशासन की मंशा पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल,
पूर्व सीएम कमलनाथ ने उठाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा कि 24 घंटे की जांच अब तक क्यों पूरी नहीं हुई और जांच के दायरे में मौजूदा अस्पताल से 25 लाख दान क्यों लिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के तीखे तेवरों के बाद कांग्रेस विधायक भी सामने आ गए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने जिला प्रशासन पर मौतों का सौदा करने का गंभीर आरोप लगाया। लखन घनघोरिया ने कलेक्टर से पूछा कि आरोपी अस्पताल से 25 लाख रुपए दान लेने का औचित्य क्या है और आरोप लगाया कि प्रशासन ने आधे पैसे दान में जबकि आधे पैसे व्यक्तिगत ले लिए हैं। वहीं जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अपनी सफाई दी है। कलेक्टर ने कहा है कि मृतकों के परिजनों के जबलपुर से बाहर चले जाने की वजह से जांच पूरी नहीं हो पाई है और अब जल्द ही उन्हें बुलाकर उनके बयान लिए जाएंगे जिससे जांच पूरी हो जाएगी। इधर गैलेक्सी अस्पताल से 25 लाख रुपए का दान लेने पर कलेक्टर ने कहा कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में कोई भी कितनी भी राशि दान दे सकता है। 5 मौतें हुई हैं गैलेक्सी में और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई, उसमें दोषी कौन है? जब ये जांच चल रही थी तो वैसे किसी भी व्यक्ति से किसी भी संस्था से सहयोग लेना हमारी नज़र में तो अपराध है और यदि 25 लाख का रेड क्रॉस के नाम पे सहयोग लिया गया इसका मतलब ये है कि 25 से और 25 का किसी ने लिया होगा। इसका इससे कोई संबंध नहीं है। हम लोगों ने इसका सदस्य लोग जो हैं ये ओपन है। रेड क्रॉस सोसाइटी अपने आप में एक ओपन संस्था है और इसमें कोई भी लोग जो है वो दान दे सकता है। कई लोगों ने दान दिया है, एक ही व्यक्ति नहीं, कई लोगों ने दान दिया है और हमें तो इसकी जानकारी बाद में ही पता चली कि उन्होंने दान दिया है। पर ये चीज़ और वो चीज़ दोनों बिल्कुल अलग है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से शशिकांत शुक्ला जी, बीजेपी नेता है, वो हमारे साथ जुड़ गए और खुद लखन घनघोरिया जी पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं लखन घनघोरिया जी आपसे जानना चाहूँगा, बड़ा गंभीर आरोप लगा था इस अस्पताल में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ट्वीट किया, फिर आपने ट्वीट किया और आपने भी सवाल पूछे हैं कि आखिर इस अस्पताल को 25 लाख इससे दान क्यों लिए गए। आधे पैसे जो है वो पहले लिए गए, फिर बाद में अलग अलग तरीके से ये मद आई। सवाल ये है कि जिस अस्पताल के खिलाफ आरोप तय हैं उसकी जांच ही नहीं हो पाई और उससे सरकार पैसा ले रही है। जी, क्या आरोप थे आपके? आरोप जो है वो सामने है, आरोप नहीं, ये सच्चाई है कि ऐसी महामारी के दौरान यदि कहीं अराजकता के कारण मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये बहुत बड़ा एविडेंस था कि एसपी जबलपुर एसपी ने कहा था कि हमारे सिपाही यदि ऑक्सीजन नहीं लेके जाते तो और मौतें होती। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है, उसमें कम से कम इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है, उसमें कम से कम दोषी। और उस परिस्थिति में जब ये बात क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में भी उठी तब भी बोला गया तो प्रभारी मंत्री महोदय ने कहा था कि नहीं, इसकी जांच होगी, जांच होगी, जांच के रिजल्ट नहीं आए उसके पहले 25 लाख रुपए रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा करवा लेना क्या सिद्ध करता है कि जांच में लीपापोती करने के लिए करवाए गए हैं क्या? और यदि 25 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड जमा करवाए गए हैं तो इसका मतलब ये कि आप रिकॉर्ड और भी कुछ हुआ होगा। ये तो मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है। इतनी जगह 5 मौतें हुई हैं, कम से कम उसकी जांच तो होना चाहिए। मौत थी कि लापरवाही में हत्या थी? वो प्रशासन की दूरदर्शिता है ये, और हम तो ये कहेंगे कि संवेदन शून्यता है। कम से कम कोई चीज को समझना तो चाहिए। जी, हमारे साथ शशिकांत शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। घनघोरिया साहब, शशिकांत जी, जब इतने बड़े आरोप अस्पताल पर लगे, इस तरह की स्थिति बनी, तो फिलहाल जांच होनी थी या दान लेना था? देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है और राज्य शासन अलग है। राज्य के कोष में दान नहीं लिया गया और ये दान लिया नहीं गया है, कोई आदेश जारी नहीं किए गए कि ये दान दिया जाए। स्वेच्छा से यदि कोई संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी में दान देना चाहती है तो वो दे सकती है, उसमें राज्य शासन का क्या है।
राज्य शासन के कोष में दान छोड़ दिया गया कि राज्य शासन ने दान दिया, कोई आदेश जारी किया हो आप इतना पैसा ला करके दीजिए, या किसी के पर्सनल अकाउंट में चला गया हो कि उसके बारे में कोई संदेह पैदा किया जाए, उस दान को संदेह से जोड़ा जाए, माहौल बनाया जाए। ये तो केवल राजनीतिक माहौल बनाने की बात है कि इस पैंडेमिक काल में जैसा हमारे विरोधी कर रहे हैं कि लगातार छोटी छोटी बातों को भयावह रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जांच चल रही है, कुछ परिजन बाहर से मृतकों के, तो उनके बयान नहीं हो पाए हैं, तो परिजन आ रहे हैं और जैसे ही उनके सारे बयान हो जाएंगे जांच हो जाएगी। जांच का इससे क्या संबंध है? रेड क्रॉस सोसाइटी अलग संस्था है, राज्य शासन के कोष में नहीं दिया, कलेक्टर के कोष में नहीं दिया, किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं दिया है, उन्होंने रेड क्रॉस को दिया, वो अलग विषय है, राज्य शासन का अलग विषय। जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी होगा उसको 100% दंडित किया जाएगा और जांच पूरी ईमानदारी से की जाएगी। जैसी परिजन उनके आ जाते हैं, मृतकों के कुछ परिजन बाहर थे, उसका इंतजार किया जा रहा है, वो आ जाते हैं तो जांच पूरी हो जाएगी और जो भी इसमें दोषी हुआ उसको दंड दिया जाएगा। इस 25 लाख रुपए देने से राज्य शासन का कोई लेना देना नहीं, जांच का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, जो भी मध्य प्रदेश के अंदर छोटी छोटी घटनाओं को संदेह में, भ्रष्टाचार में और इस तरह के अफवाह में ले जा करके माहौल बनाना चाह रहे हैं, जनता में असंतोष फैलाना चाह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसे काल में हम सभी को मिलकर सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, हम ये समझते हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका। फिलहाल जांच का विषय है, अब जब भी परिजनों को बुलाया जाएगा तब बातचीत होगी, देखते हैं शासन प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।